दोस्तों, अभी 10-12 दिन पहले मैंने आपसे वायदा किया था कि जब भी मेरे पास कोई ख़ास खबर आएगी और जब भी किसी ख़ास ख़याल से मेरा साक्षात्कार होगा, मैं उसे अपनी टीका-टिप्पणियों को मिलाकर आपके सामने पेश करूँगा। ये एक तरीका है, जिसके ज़रिए हम आज के राजनीतिक माहौल का मतलब निकाल सकते हैं और ये समझने की कोशिश कर सकते हैं कि ये हमारे लोकतंत्र को, हमारी राजनीति को, हमारे देश को, हमारे समाज को कितना समृद्ध कर रहा है या नुकसान पहुंचा रहा है। और जब इन खबरों की और इन विचारों की, जो कि मीडिया के ज़रिए हमारे सामने आते हैं, जब हम समीक्षा करते हैं, तो बातें धीरे-धीरे स्पष्ट होती हैं। उसके ऊपर जो कई तरह की परतें जमी होती हैं, उन परतों को हम धीरे-धीरे काटते हैं। आज सुबह मुझे ऐसी ही एक ख़ास खबर मिली और ऐसा ही एक ख़ास ख़्याल भी मेरे पास आया। सबसे पहले ख़ास खबर ये है कि गुज़रे हुए दिन महाराष्ट्र में सोलापुर नगर परिषद के चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने एक भाषण दिया। उनकी पार्टी वहाँ पर अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से कई सीटों पर टक्कर ले रही है। ओवैसी अक्सर भाषण देते हैं, अच्छा भाषण देते हैं, काफ़ी उनके भाषण में सोचने लायक बातें भी होती हैं और जनता को भड़कावे में डालने वाली बातें भी उनके भाषण में होती हैं। लेकिन उन्होंने अपने इस भाषण में एक ऐसी बात कही, जो कि भड़काने वाली कम है, सोचने वाली ज़्यादा है। वो बात क्या है? मैं उन्हीं के शब्दों में 3-4 पंक्तियों में वो बात कहता हूँ। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने भाषण में कहा, असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब ये है कि एक दिन आएगा इस देश में असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब ये है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह, शायद हम और आप नहीं रहेंगे, मगर देखना, एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वज़ीर-ए-आज़म बनेगी। अब ओवैसी की इस बात का हिंदुत्ववादी संगठनों ने, हिंदू राष्ट्रवादियों ने बहुत बुरा माना और उनका कहना ये है कि ये नामुमकिन है, ये कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि भारत तो हिंदू राष्ट्र है। खैर, हिंदुत्ववादियों को उनके हाल पर छोड़कर हम असदुद्दीन ओवैसी की इस बात का मर्म क्या है, ये पता लगाएँगे। ओवैसी अपने भाषण में आगे कहते हैं कि पाकिस्तान के संविधान में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है कि मुसलमानों के अलावा किसी और धर्म का अवलंबी कि कोई और धर्मावलंबी पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बन सके। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान में इस बात की व्यवस्था है, इस बात का मौका दिया गया है कि कोई मुसलमान मेयर बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है और प्रधानमंत्री बन सकता है। इसलिए ओवैसी को उम्मीद है कि एक ना एक दिन, भले ही उस दिन वो हों या ना हों और हम लोग हों या ना हों, एक हिजाब पहनने वाली मुस्लिम बेटी हिंदुस्तान की वज़ीर-ए-आज़म यानी प्रधानमंत्री बनेगी। आइए अब ज़रा इस पूरे भाषण को थोड़ा-सा डिकोड किया जाए। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि ओवैसी नाम का एक ही राजनेता नहीं है इस देश में, ओवैसी नाम के एक दूसरे राजनेता भी हैं। इनका नाम है असदुद्दीन ओवैसी और उनका नाम है अकबरुद्दीन ओवैसी, दोनों सगे भाई हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी भी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन के नेता हैं और असदुद्दीन ओवैसी भी एआईएमआईएम के नेता हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी की ड्यूटी ये है कि वो पुराने तेलंगाना का जो हैदराबाद इलाका है, उसके पुराने शहर की जो राजनीति है, उस राजनीति को आगे बढ़ाएँ, वो उसके इंचार्ज हैं। और सारे देश में एआईएमआईएम का झंडा लेकर अगर कोई घूमता है, तो असदुद्दीन ओवैसी घूमते हैं। दोनों एक ही जगह से निकले हैं और मेरा मानना है कि दोनों की कही गई बातें एक ही जगह जाकर गिरती हैं। इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। अकबरुद्दीन ओवैसी का अगर आप कोई भाषण सुनेंगे तो आपको लगेगा कि मोहम्मद अली जिन्ना डायरेक्ट एक्शन की अपील कर रहे हैं। क्या हिंदुस्तान को तक़सीम करने के लिए, भारत बँटवारे के लिए जो डायरेक्ट एक्शन की अपील की गई थी मुस्लिम लीग द्वारा, मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा, अकबरुद्दीन ओवैसी का हर भाषण आपको उसी की याद दिलाता है। इतनी सांप्रदायिक, घोर सांप्रदायिक भाषण उनका होता है, ज़हर उगलता हुआ।
लेकिन जब असदुद्दीन ओवैसी का आप भाषण सुनते हैं, तो वो हमेशा ही संविधान के प्रावधानों की चाशनी में लिपटा हुआ होता है। वो हमेशा संविधान सम्मत भाषण देते हैं। हमेशा संविधान का हवाला देते हैं, जैसे उन्होंने इस भाषण में दिया, क्योंकि संविधान में उल्लेख है कि कोई अल्पसंख्यक भी, और खासतौर से वो अल्पसंख्यक जो अपने धर्म की, जो धार्मिक पहचान के ऊपर बहुत गहराई से विश्वास करता हो, यानी केवल मुस्लिम बेटी नहीं, बल्कि हिजाब पहनने वाली मुस्लिम बेटी हिंदुस्तान की वजीर-ए-आज़म बनेगी, ये उन्होंने अपने इस भाषण में कहा है। तो अकबरुद्दीन ओवैसी जो बोलते हैं और असदुद्दीन ओवैसी जो बोलते हैं, वो एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर इन दोनों की राजनीति को हमें समझना है, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन की राजनीति को समझना है, तो हमें इन दोनों भाइयों के भाषणों को मिलाकर देखना होगा, तब कहीं जाकर हमें इस राजनीति का पूरा मतलब समझ में आएगा। बहरहाल, इसके बावजूद कि ये एक एआईएमआईएम की राजनीति एक दोतरफी चाल है और दोनों चालें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक ही मकसद को पाना चाहती हैं, हम असदुद्दीन ओवैसी के इस भाषण पे अलग से भी विचार कर सकते हैं। क्योंकि इस भाषण में कुछ ऐसी बात है, जो हमें अपनी राजनीति के निकट इतिहास पर भी गौर करने के लिए मजबूर करती है और भविष्य की कल्पना करने की तरफ भी ले जाती है। अब निकट इतिहास क्या है? हम जानते हैं कि भारत में एक नहीं 2-2 मुसलमान भारत के राष्ट्रपति बन चुके हैं। फ़खरुद्दीन अली अहमद भारत के राष्ट्रपति थे और उसके बाद वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम भी भारत के राष्ट्रपति थे। फ़खरुद्दीन अली अहमद को इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति बनाया था और अब्दुल कलाम को एनडीए सरकार ने राष्ट्रपति बनाया था, जिसके प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। उस वक़्त तक भारत में हिंदुत्व की राजनीति एक हद तक परवान चढ़ चुकी थी और इसलिए बहुत सारे फूहड़ हिंदुत्ववादी अब्दुल कलाम को राम भक्त अब्दुल कलाम कहा करते थे। ठीक उसी तर्ज पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एक उपाध्यक्ष थे सिकंदर बख्त, जो कि दिल्ली भाजपा के नेता हुआ करते थे, उनको बहुत से हिंदुत्ववादी सिकंदर भक्त कहा करते थे। आप समझ सकते हैं कि जब तक किसी मुसलमान के आगे से राम भक्त न लगे या भक्त शब्द का इस्तेमाल ना हो, तब तक वो हिंदुत्ववादी राजनीति को किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं हो सकता, भले ही वो राष्ट्रपति पद पे बैठा हुआ हो या वो उनकी अपनी पार्टी का उपाध्यक्ष हो। अब प्रश्न इस बात का है कि अगर कोई मुसलमान भारत का प्रधानमंत्री बनता है, इस प्रकार की संभावना प्रकट होती है, तो क्या वो हिंदुओं के समर्थन के बिना भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है? नहीं बन सकता। लोकतंत्र संख्याओं का खेल है और भारत में 80% हिंदू है। अगर वो अपनी धार्मिक पहचान पर बहुत ज्यादा जोर देगा और वो केवल एक ऐसी बेटी के ही वजीर आजम बनने की कल्पना करेगा जो हिजाब पहने हुए है, तो जाहिर है आप हिंदू बेटियों को अपनी धार्मिक पहचान पर जोर देने से नहीं रोक पाएंगे या हिंदुओं को अपनी धार्मिक पहचान पर जोर देने से नहीं रोक पाएंगे। आप संविधान का हवाला देंगे और संविधान में निहित जो उदारतावाद है, संविधान में निहित जो लिबरलिज्म है, आप चाहेंगे कि उससे बच के निकल जाए, उस लिबरलिज्म की शर्तों का आप पालन न करें। और लिबरलिज्म की सबसे बड़ी शर्त यह है कि राज्य की संस्था को धर्म से दूरी बनाकर रखनी होगी, नंबर 1। नंबर 2, जो धार्मिक पहचान है, उसको गाढ़ा बनाने की बजाय उसको थोड़ा पतला करना होगा। चाहे हिंदुओं का मसला हो, चाहे मुसलमानों का मसला हो। हम हिंदुत्ववादी राजनीति का इसलिए विरोध करते हैं, इसलिए आलोचना करते हैं कि वे धार्मिक पहचान को गाढ़ा बनाने पर विश्वास करते हैं। इसीलिए मुसलमानों द्वारा या ईसाइयों द्वारा या सिखों द्वारा अगर धार्मिक पहचान को गाढ़ा बनाने पर विश्वास किया जाएगा, तो फिर दरअसल ये माना जाएगा कि वो संविधान का जो मर्म है, उसकी चालाकी पूर्वक उपेक्षा कर रहे हैं। संविधान भारत के अल्पसंख्यकों को अपने सांस्कृतिक और धार्मिक अधिकारों का पालन करने की इजाजत देता है। लेकिन व्यवहारिक राजनीति में अगर
संविधान द्वारा दी गई इस इजाज़त से एक कट्टर, सघन और गाढ़ी धार्मिक पहचान की वकालत करने वाली राजनीति उभर के आएगी, जो अकबरुद्दीन ओवैसी उसको खुलकर उभारते हैं और असदुद्दीन ओवैसी उसको चालाकी से पेश करते हैं। तो आप समझ लीजिए, इससे सबसे ज़्यादा इसी संभावना का नुकसान होगा कि एक दिन इस देश का प्रधानमंत्री कोई अल्पसंख्यक समाज का व्यक्ति बने, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो बेटा हो। ध्यान कीजिए, अगर गाढ़ी धार्मिक पहचान का कोई अल्पसंख्यक राजनेता, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, प्रधानमंत्री बनने की कोशिश करेगा, तो उसकी प्रतिक्रिया में हिंदुओं में भी गाढ़ी धार्मिक पहचान वाले लोग उभरेंगे। और चूंकि हिंदू संख्या में 75 से 80% के आसपास हैं, तब फिर किसी अल्पसंख्यक को आगे बढ़ने और भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने की संभावना का लाभ नहीं मिल पाएगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। असदुद्दीन ओवैसी के भाषण को नकारने या उसकी निंदा करने, इससे कोई बात नहीं बनेगी। बात ये बनेगी कि हम लोग ये समझें कि असदुद्दीन ओवैसी संविधान की किस भावना से बचकर निकलना चाहते हैं। उसी भावना से बचकर, उसी मतलब से, उसी तात्पर्य से बचकर हिंदू राष्ट्रवादी निकलना चाहते हैं। तो ये असदुद्दीन ओवैसी का ये तर्क, हिजाब पहनने वाली बेटी वजीर आजम बनेगी, वही तर्क इस संभावना को साकार करता है कि नरेंद्र मोदी त्रिपुंड लगाकर और रामनामी पहनकर या शिव का दुपट्टा पहनकर सोमनाथ मंदिर में स्वाभिमान दिवस मनाते हुए वहां पर किसी मंत्र का या शिव स्त्रोत का जाप करते हुए तस्वीर खिंचाएंगे। इस बात में और इस बात में कोई बुनियादी रूप से फर्क नहीं है। तो यह तो रही आज की खबर, जिसे मैंने अपनी टिप्पणी के साथ आपके सामने पेश किया। अब आइए आज के ख्याल के ऊपर। यह ख्याल डॉक्टर सीता नायक ने व्यक्त किया है। डॉक्टर सीता नायक कौन है? रिटायर होने से पहले वे लखनऊ के संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी विभाग की अध्यक्ष थी। सीता नायक ने अपने विचार व्यक्त करते हुए 1955-56 की एक घटना याद की है। तब वो 9 साल की रही होंगी। उस वक्त दिल्ली की आबादी कुल 16 लाख थी और दिल्ली में अचानक पीलिया बीमारी फूट पड़ी, पीलिया की महामारी फूट पड़ी और 30,000 लोगों को पीलिया हो गया, जिससे 266 लोगों को अपनी जान देनी पड़ी। जो लोग बीमार हुए उनमें 9 साल की डॉक्टर सीता नायक भी थी। चूंकि उन दिनों दवा, पुराना जमाना था, दवा आज की तरह दवाएं मौजूद नहीं थी, इसलिए जीरा पानी पीकर और नीम की पत्तियों के द्वारा सीता नायक, जो उस वक्त बालिका थी, उनका इलाज किया गया। सौभाग्य से वो ठीक हो गई और बाद में वो एक मशहूर डॉक्टर बनी। इस जमाने को याद करते हुए सीता नायक बताती हैं कि वो जो पीलिया हुआ था, वो पेयजल के अंदर सीवर का पानी मिल जाने के कारण हुआ था। यानी नाली का गंदा पानी, इसमें मल भी होता है, उसको मिलने से वो पीलिया हुआ था। इसके बाद सीता नायक बताती हैं कि हिंदुस्तान का काफी विकास हो चुका है। 1990 में जब भूमंडलीकरण हुआ, देश की अर्थव्यवस्था बदली, बाजार खुला, अर्थव्यवस्था पे लगी हुई पाबंदियां, प्रतिबंध, सीमाएं हटी। उसके बाद देश कई तरीके से आगे बढ़ा, लेकिन जिन महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान नहीं दिया गया, उसमें एक पहलू था पेयजल। देश की जनता को शुद्ध पेयजल मुहैया कराने की समस्या पर, की जरूरत पर ध्यान नहीं दिया गया। यही कारण है कि आज इंदौर में जब पेयजल के अंदर, ये सब बातें सीता नायक कह रही हैं, इंदौर में पेयजल के अंदर जब सीवर का और टॉयलेट का गंदा पानी, प्रदूषित पानी मिलता है, तो बच्चे बीमार होते हैं और गोद के बच्चे बीमार, डायरिया होने से, हैजा होने से उनकी जान चली जाती है। इस वक्त गांधीनगर, गुजरात में भी टाइफाइड का प्रकोप फैला हुआ है। ये टाइफाइड भी गंदा पानी पीने की वजह से लोगों को हुआ है। हजारों लोग टाइफाइड के शिकार हैं। केरल, जिसकी स्वास्थ्य सेवाएं दूसरे राज्यों के मुकाबले अपेक्षाकृत बेहतर मानी जाती हैं, वहां पिछले साल 2025 में
30,000 लोगों को हेपेटाइटिस ए बीमारी हुई और यह हेपेटाइटिस ए भी प्रदूषित जल के कारण होती है। अब आप सोचिए, जिस देश के अंदर लोगों को नगरपालिका द्वारा मुहैया कराए गए पीने के पानी के साथ में प्रदूषित पानी मिल जाता है, वो पानी पीना पड़ता है। उस देश में अरबों डॉलर के आरओ बिकते हैं, आरओ फिल्टर बिकते हैं। उस देश में अरबों रुपए की लागत का बोतल बंद पानी बिकता है। और जो विदेशी इस देश में पर्यटन करने के लिए आते हैं, उनको शुरू में ही चेतावनी दे दी जाती है कि जब अपने दांत भी अगर आप साफ करें तो बोतल बंद पानी खोलिए, उस पानी से अपने दांतों में ब्रश कीजिए। क्यों, अगर आपने जिस होटल में आप रह रहे हैं, उस होटल के नल से निकलता हुआ पानी इस्तेमाल कर लिया, तो हो सकता है कि आपको हेपेटाइटिस ए हो जाए, हो सकता है आपको फूड पॉइजनिंग हो जाए, हो सकता है कि अगली शाम को आप अस्पताल में पड़े हुए सैलाइन चढ़वाते हुए मिले। आप इससे अंदाजा लगाइए, सीता नायक बताती हैं कि देश की प्रत्येक नगरपालिका में 1-2 कुछ अपवादों को छोड़कर बाकी सभी जगह जो स्वास्थ्य विभाग हैं, वहां कर्मचारियों की जबरदस्त कमी है और उस स्वास्थ्य विभाग को चलाने में जो पैसे का निवेश होता है, वो दूसरे विभागों के मुकाबले काफी कम है। जैसे ही शहर में कोई महामारी फैलती है, वैसे ही फुर्ती के साथ में कुछ प्रबंधन करने की कोशिश की जाती है। सबसे पहले उसकी खबरें दबाई जाती हैं, खबर को कोई स्पिन देने की कोशिश की जाती है, कहीं और ठीकरा फोड़ने की कोशिश की जाती है और जैसे ही महामारी समाप्त हो जाती है, बहुत सी महामारियाँ सीज़नल भी होती हैं, जैसे ही महामारी समाप्त हो जाती है, वैसे ही सब लोग इस बात को भूल जाते हैं और कोई इस बात का पुख्ता इंतज़ाम नहीं करता कि अगले साल महामारी ना फैले। स्वास्थ्य विभाग में नए कर्मचारियों की भर्ती नहीं की जाती। स्वास्थ्य विभाग को जो पैसा आवंटित होता है, उस आवंटन को बढ़ाया नहीं जाता। नलों से जो पानी आता है, वो पानी लोगों को शुद्ध मिले, इस बात की गारंटी नहीं की जाती। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे, तब भी देश में नल से घरों में शुद्ध पानी पहुंचाने के लिए एक बड़ी योजना बनाई गई थी। अब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी नल से शुद्ध जल पहुंचाने की एक बहुत बड़ी योजना बना रखी है। वो योजना भी राजीव गांधी के ज़माने की योजना भी नाकाम थी। नरेंद्र मोदी के ज़माने की योजना भी नाकाम है। तो इस पूरे ख़्याल का मर्म क्या है? इस पूरे ख़्याल का मर्म ये है कि अगर देश का विकास करना है, तो बहुत छोटी-छोटी लगने वाली बुनियादी बातों पर पहले गौर करना होगा। वरना ये देश कभी भी सुशासित नहीं हो पाएगा। ये हमेशा कुशासित देश रहेगा और उन छोटी-छोटी बातों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात एक ये है कि लोगों को किस तरह शुद्ध जल प्राप्त हो। हम अपने बचपन में अपने घर का नल खोलते थे और उसमें चिल्लू लगाकर उसमें से पानी पी लेते थे। उसी पानी से नहाया जाता था, उसी पानी से बर्तन धोए जाते थे, उसी पानी से घर की सफाई होती थी, वही पानी गर्मियों में रात में छत के ऊपर छिड़का जाता था, वही पानी घड़े में भरा जाता था, वही पानी गिलास में भर के पिया जाता था। कोई दूसरा पानी उपलब्ध नहीं था और वो पानी बिल्कुल शुद्ध था, स्वच्छ था, स्वास्थ्यवर्धक था। हमारे देश का पानी इतना खराब क्यों हुआ है, इस बात पर गौर किया जाना चाहिए। सरकार को चाहिए कि जब सरकार गवर्नमेंट का मतलब ही होता है मिनट-मिनट पर गौर करना, वो ध्यान दे और पता लगाए कि हमारे देश का पानी दूषित क्यों हुआ है और उसको शुद्ध कैसे किया जा सकता है। एटम बम बने या न बने, पाकिस्तान से युद्ध हो या ना हो, ट्रंप के टैरिफ हटें या बने रहें, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, टिम्बकटू में क्या हो रहा है, ये सारी समस्याएं बाद में। इन सबको बैक बर्नर पे डाल देना चाहिए, पृष्ठभूमि में डाल देना चाहिए। प्राथमिकता जो समस्याओं की सूची है, उसमें नंबर 1 की समस्या ये होनी चाहिए कि किस तरह इस देश के लोगों को, गरीब से लेके अमीर को, अमीर आदमी के पास तो पैसा है, वो अपने घर में बढ़िया से बढ़िया आरओ भी लगा लेगा, नए मॉडल का आरओ भी लगा लेगा और बोतल बंद पानी भी पिएगा। वो चाहे तो नहा भी बोतल बंद पानी से सकता है और ब्रश तो बोतल बंद पानी से कर ही सकता है। लेकिन अमीर से लेकर गरीब व्यक्ति को शुद्ध पानी मिले, इस बात की गारंटी करना इस देश की सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। प्रधानमंत्री कोई भी हो, वरना क्या होगा? आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। मान लीजिए हम लोग तब जब नहीं रहे और आगे वाले ज़माने में असदुद्दीन ओवैसी
द्वारा तैयार की गई कोई हिजाबधारी मुस्लिम बेटी देश की प्रधानमंत्री बन गई, तो उसके शासन में भी लोगों को प्रदूषित जल ही प्राप्त होगा। इसलिए प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये बात छोड़िए, ओवैसी साहब को चाहिए वो सोलापुर नगरपालिका के चुनाव में भाषण दे रहे थे। उनको चाहिए कि वो सोलापुर नगरपालिका के चुनाव में लोगों से वायदा करें कि मैं गारंटी देता हूँ कि सोलापुर के हर व्यक्ति को शुद्ध जल प्राप्त होगा। दोस्तों, आज की खास खबर भी सोचने काबिल है और आज का खास ख्याल भी सोचने काबिल है। मैं इसी जगह आप लोगों को छोड़ के जाता हूँ। राजनीति की बड़ी-बड़ी बातों पर गौर करने की बजाय राजनीति और नागरिक जीवन की छोटी-छोटी बातों पर गौर करना भी ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना उन बड़ी-बड़ी बातों का कोई महत्व नहीं है। एक बार फिर बहुत-बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।